टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर। सो आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का इतिहास का अध्याय 1 यानी चैप्टर नंबर 1 सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी कक्षा 10वीं क्लास 10 इतिहास यानी हिस्ट्री कर रहे हैं हम। और मैं करवा रही हूँ, मेरा नाम है नेहा पाल, आपकी स्टडी हेल्पर, आपकी हेल्पर। सो गाइज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर, बट उससे पहले आपको क्या करना है, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना, क्योंकि देखो यार लाइक से कुछ नहीं जाता, एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ लाइक ही तो करना है। उससे क्या होगा, आपके लिए वीडियो सेव भी हो जाएगी। और नेक्स्ट आप लोगों के लिए, जब आप एक बार वीडियो के अभी नोट्स बना रहे हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम टाइमिंग्स में वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत जल्दी इजीली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स तक, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके कुछ ये पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आपके लिए ऐसे ही और सीरीज और वीडियो बनाती रहूंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। सो बड़ी मेहनत लगी है वीडियो में, प्लीज एक लाइक कर देना, ठीक है। सो शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, खुल जा सिम सिम। हमारा अध्याय नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रीयवाद। यूरोप में राष्ट्रीयवाद। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रो करते हैं, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। देखिए 19th सेंचुरी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो चुका था, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को बदल दिया था। अब सामाजिक क्या है, सामाजिक इज सोशल, राजनीतिक इज पॉलिटिकल एंड आर्थिक ढांचा इन दैट मींस इकोनॉमिकल चेंजेस यहाँ पे आ चुके थे। इस प्रतिक्रिया ने कई राष्ट्रीय राज्यों को गठन का नेतृत्व किया। यानी यहाँ पे जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था तब क्या हुआ था, तब हमारे एक तो सोशल चेंज यानी सामाजिक चेंज, राजनीतिक चेंज यानी पॉलिटिकल चेंज एंड आर्थिक ढांचे यानी इकोनॉमिकल चेंज आए थे। इसकी जो प्रतिक्रिया थी उसमें राष्ट्रीय राज्यों का गठन कर दिया। और हालांकि सही बात है, देखिए इसके बाद क्या हो गया, जब राज्यों का गठन हुआ तो उसके कोई राजा भी बनेंगे। अब 2 राज्यों का गठन हुआ तो 2 राजा जो अलग अलग स्टेट्स के हैं, अलग अलग राज्य के हैं, वो लड़ेंगे। अब जब उनका गठन हो जाएगा तो उनमें से एक ही राजा रह जाएगा। इसके लिए भी लड़ाई थी। तो राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने इस भावना को बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी क्रांति इज इंपॉर्टेंट, फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी क्रांति, इन भावनाओं को बढ़ावा दिया, यूरोप में कई राजनीतिक परिवर्तन का कारण बनी। तो यह था हमारा परिचय, जिसमें हमने देखा कि 19th सेंचुरी में यानी 9वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रभाव की भावना आई, जिससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में बदलाव आए। कई राज्यों का गठन हुआ और नेतृत्व किया गया। एक राजा होगा तभी एक राज्य का नेतृत्व होगा। तो यहाँ पे थे इसके स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बना लो, काम आएंगे बाद में, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने इन राज्यों को बढ़ावा दिया और यूरोप में कई राजनीतिक परिवर्तन आए, पॉलिटिकल चेंज आए थे यूरोप में, ठीक है। तो हम अपना अगला पिटारा खोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का पिटारा है वो खुल रहा है, हाँ जी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है वो है फ्रांसीसी क्रांति। देखिए यहाँ पे जो था पहला वाला हमने अभी कंप्लीट किया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें हमने यूरोप में राजनीतिक चेंजेस यानी पॉलिटिकल चेंजेस देखे। अब है हमारे पास फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 और 1799 के बीच में हुई थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट। तो कहीं भी लिख लो, कुछ भी कर लो, इसको याद रख लो बस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्रांसीसी क्रांति और उसके प्रभाव यानी फ्रांसीसी क्रांति और उसके इफेक्ट्स क्या थे। अब देखो कुछ क्रांति होगी, कुछ छेड़छाड़ यहाँ होगी, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। साइड इफेक्ट्स हो, गुड इफेक्ट्स हो, बैड इफेक्ट्स हो, कुछ इफेक्ट्स तो जरूर होंगे। तो उन्हीं इफेक्ट्स को कहते हैं प्रभाव। तो देखते हैं कुछ प्रभाव। समाज का विभाजन,
दैट मीन्स कि समाज जो था वो सेपरेट हो चुका था, विभाजित हो चुका था। विभाजन का मीन्स अलग होना। समाज का विभाजन किस तरह से हुआ था? तो समाज का विभाजन, फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित किए गए थे। दैट मीन्स कि हमारे जो फ्रांसीसी समाज हैं वो 3 जगह बांट दिए गए थे। सिंपल सी बात है। अब इसमें कोई अब देखो, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, आपको समझ आ गई इतनी बात, वेरी गुड। सो देखिए, सामाजिक विभाजन, तो फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेट एंड तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में जो थे वो थे क्लर्जी लोग, यानी फादर्स जो थे वो भी इसमें प्रथम स्टेट यानी फर्स्ट डिवीजन में आते थे। द्वितीय स्टेट में नोबल्स आते थे एंड देन तृतीय स्टेट में आम लोग आते थे। और आपने ये भी देखा होगा चैप्टर में कि जो प्रथम स्टेट के लोग हैं, एस्टेट के लोग हैं, जो फादर्स वगैरह, जो पादरी जिसे कहा जाता है, चर्च के पादरी, उनको कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, उन्हें किसी भी टाइप का टैक्स वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता था। मतलब फ्री इंसान थे वो, उन्हें कुछ नहीं देना, कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठे हुए हैं, उनको सब फैसिलिटीज मिल रही हैं आराम से। मतलब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था। फिर आता था द्वितीय स्टेट, उन्हें तो शायद थोड़ा बहुत टैक्सेस देने पड़ते थे, बट उनपे जो द्वितीय स्टेट के लोग थे, नोबल्स थे, उनको कुछ टैक्सेस देने पड़ते थे और कुछ उनको छूट मिल जाती थी। तीसरा आता है तीसरे वर्ग के लोग, तीसरे स्टेट के लोग, वो बिल्कुल ही आम लोग थे, हमारी तुम्हारी तरह। ठीक है, अब उन पे क्या होता था, इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था कि वो लोग भर ही नहीं पाते थे। अब जब वो लोग भर ही नहीं पाएंगे तो फिर उनके ऊपर क्या आएगा, उधार ज्यादा हो जाएगा, टैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से वो लोग प्रॉब्लम में आ जाते थे। तो देखो, जो आम लोग थे ना, उनको टैक्स देना पड़ता था बहुत ज्यादा, उसकी वजह से उनके पास बहुत ज्यादा उधार हो जाता था। ठीक है, अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ है फ्रांस में, जो कि 1789 से 1799 के बीच हुआ है। ठीक है, तो अब उसकी कुछ घटनाएं भी होंगी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा जो ये फ्रांसीसी क्रांति हुई है। अब वो क्या घटनाएं थी, किस तरह से थी, क्यों थी, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्यों थी, क्या थी। अब हमने देखो, तीनों स्टेट हमने क्लियर कर लिए। कौन कौन से स्टेट थे? तीनों स्टेट थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इट्स वेरी इजी, कोई भी क्वेश्चन आएगा इजिली अटेम्प्ट हो जाएगा। सो देखिए, नेक्स्ट जो मुख्य घटनाएं थी इसकी, देखो सबसे पहले आता है बेस्टिल का पतन। बेस्टिल का पतन, क्रांति का कारण। अब जो बेस्टिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1789, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। देखो यहाँ पे भी 1789 की यहाँ पे बात हुई है ऊपर, जो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था। बेस्टाइल का पतन 14 जुलाई 1789। सबसे पहले तो क्रांति का पतन, क्रांति का प्रतीक बनाए, क्रांति का प्रतीक बनाए ये बेस्टाइल का पतन। फिर है मानव और नागरिक अधिकारों की अधघोषणा। मानव और अधिकारों की अधघोषणा अगस्त 1789 में ये हुई थी। इसमें 3 चीजें आ गई हैं अब, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। स्वतंत्रता 1789 के बाद इन्हें क्या मिला, मानव नागरिक अधिकारों में अधघोषणा हुई है। मानव नागरिक के अधिकारों के अंदर जो इनको अगस्त 1789 में 3 चीजें मिली है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। सो नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो राजा लुई 16 है। अब जो राजा लुई 16 है उसका निष्पादन हो चुका है यहाँ। इसकी भी देखो डेट क्या है, 1793। इन ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है, एक जगह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो राजा लुई 16 है, उसका निष्पादन हो गया, यानी राजशाही का बिल्कुल अंत हो गया। एंड जो हमारा किंगडम था वो पूरा की पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ राजशाही का अंत हो गया, लुई 16 का निष्पादन हो चुका है 1793 के अंदर। ठीक है, अब है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। अब देखो, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस यहाँ पे अब जो आ गए हैं, टॉपिक जो है सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आए हैं, यानी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या आए हैं। अभी हमने करा था हमारा टॉपिक समाज का विभाजन, कि देखो समाज 3 वर्गों में था, अभी बताया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट। प्रथम में था क्लर्जी वर्ग, यानी कि फादर या फिर पादरी कह सकते हो। द्वितीय में था नोबल स्टेट एंड तीसरे में था आम लोग। जो प्रथम स्टेट के लोग थे उन्हें जो था टैक्सेस नहीं भरने पड़ते थे। द्वितीय स्टेट के लोगों को कुछ ज्यादा छूटें थी, थोड़े टैक्सेस भरने पड़ते थे, बट आम लोग
आम लोगों को सारे की सारे टैक्सेस भरने पड़ते, सारे टैक्सेस पे करने पड़ते, इन्हें कोई भी छूट नहीं मिलती थी। ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन यानी पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो देखिए, नागरिकता और मानवाधिकार, नागरिकता एंड मानवाधिकार, जो कि इसमें 3 चीजें मेन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अधिकार। 3 चीज, समानता, स्वतंत्रता एंड इंडिपेंडेंस एंड बंधुत्व के अधिकार। जो इनके प्रतीक हैं यानी सिंबल्स जो इनके हैं वो है तिरंगा ध्वज। जैसे हमारी इंडिया का प्रतीक क्या है, तिरंगा ध्वज। ऐसी जब सामाजिक और राजनीतिक चेंज आए थे तो उनके भी कुछ सिंबल्स थे, उनके भी कुछ प्रतीक थे। तो वो कौन कौन से थे? तो होता है तिरंगा ध्वज। तो ये था तिरंगा ध्वज, राष्ट्रीय गान, लॉ मार्शलेज एंड नया कैलेंडर, न्यू कैलेंडर। 3 चीजें हैं ये, तिरंगा ध्वज, राष्ट्रीय गान और नया कैलेंडर। 3 चीजें इसका प्रतीक माने गए, नए प्रतीक थे ये। किसके? नागरिकता के नहीं है, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के हैं ये। सबसे पहले हमने नागरिकता और मानवाधिकार पढ़े हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अधिकार पढ़े हैं। उसके बाद नए प्रतीक, जो उनके सिंबल्स या जो है वो है तिरंगा ध्वज, राष्ट्रीय गान और नया कैलेंडर। सामाजिक सुधार यानी सोशल चेंजेस, जो सोशली जो है क्या क्या सुधार आए हैं। सामंती बंधनों का उन्मूलन और कानूनी सुधार, समान अधिकार। देखो, समान अधिकार, सेम अधिकार होने चाहिए सबको, किसी को कोई ऊपर नीचे। देखो जैसे हमने देखा था अभी ऊपर वाले में, जो फर्स्ट स्टेट में जो थे फादर थे, इनको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था, बट जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको सारी के सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। तो जो इन्होंने जो सामाजिक सुधार जो लाए हैं, इन्होंने क्या कहा था, सारे कानून सेम होने चाहिए, कानून में सुधार आना चाहिए, क्योंकि कानून हर किसी के लिए सेम होता है। इसलिए उन्होंने कहा समानता का अधिकार इज वेरी इंपॉर्टेंट। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अधिकार। समानता सबको मिलनी चाहिए, तीनों स्टेट के लोगों को एक जैसी पावर मिलनी चाहिए, सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए किसी का कुछ भी। एंड देन उनके पास समानता हो, उनके पास सारा की सारा स्वतंत्रता हो, इंडिपेंडेंस हो, कि वो हर काम इक्वली कर सके, उन्हें ज़्यादा टैक्सेस पे ना करने पड़े, या उनको कुछ भी किसी भी चीज़ पे रोक टोक ना हो। ठीक है। तो ये तो हमारा टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, खुल रहा है पिटारा, खुल जा। तो हमारा है नेपोलियन बोनापार्ट और उसके सुधार, उनके सुधार। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट और उनके सुधार क्या हैं, देखते हैं। नेपोलियन का उदय। अब नेपोलियन का उदय कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? देखो, 1799 में सत्ता पर कब्जा कर लिया गया था और 1804 में सम्राट घोषित कर दिया गया था नेपोलियन को। ठीक है। नेपोलियन का उदय ऐसे हुआ था। सो देखिए, नेपोलियन का उदय, इसको क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ आ जाओ, वापिस आओ, वापिस आ, चल, यस, हाँ हमारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था ना। सो नेपोलियन बोनापार्ट और उसके सुधार। देखो, नेपोलियन को उदय बता दिया गया है, 1799 में सत्ता पर कब्जा किया और 1804 में सम्राट घोषित कर दिया गया था। अब है नेपोलियन संहिता। 1804 में नेपोलियन संहिता आई थी, उसमें अब कानूनी सुधार क्या क्या आए थे। कानूनी सुधार यानी कि कानूनी सुधार, समानता, धार्मिक सहिष्णुता एंड संपत्ति अधिकार। समानता, देखो समानता भी बताई थी, पिछले फ्रांसीसी क्रांति में भी समानता बताई गई थी। समानता इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों वर्गों को अनइक्वल डिवाइड कर दिया गया था। धर्म के अकॉर्डिंग धर्मनिरपेक्षता हो, कोई भी भेदभाव ना हो, कुछ ना हो, इसलिए इन्होंने कानूनी सुधार के अंदर धर्म भी डाला, धार्मिक। और संपत्ति आधार प्रॉपर्टी राइट्स भी सबको होने चाहिए। तो इसलिए इन्होंने नेपोलियन के उदय में इन्होंने कुछ सुधार, उनके सुधार क्या थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट में इनके सुधार थे ये, जो कि इन्होंने लाए थे 1804 में। तो कानूनी सुधार हमने पढ़ा। अब है प्रशासनिक सुधार, यानी इन्होंने प्रशासन में किस तरह से सुधार किया था। कुशल प्रशासनिक ढांचा और राजस्व प्रणाली में सुधार, ये दो उन्होंने सुधार किए हैं। अब यूरोप के प्रभाव क्या पड़े हैं,
नेपोलियन बोनापार्ट पे यूरोप के प्रभाव क्या पड़े हैं, अब देखो सुनो। कब्जे वाले क्षेत्र में सुधार, यूरोप के प्रभाव क्या पड़े हैं, कब्जे वाले क्षेत्र में सुधार किया गया है। देखो, सामंती बंधनों का उन्मूलन और नए प्रशासनिक ढांचे की स्थापना। तो यूरोप के प्रभाव से हमने ये दो चीजें की हैं। राजनीतिक जागरूकता यानी पॉलिटिकल्स में कैसे इन्होंने जागरूकता करी है। देखो, नेपोलियन की विजय हो गई और प्रशासनिक सुधारों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल कर दिया। दैट मीन्स कि देखो, नेपोलियन अब जब राजा बन गया, सम्राट घोषित हो गया, राजा घोषित हो चुका था, अब उसकी जो सत्ता थी, जो उसका राज्य था, अब वो प्रबल हो चुका था, राष्ट्रीयता उसकी प्रबल हो चुकी थी, वो कुछ भी कर सकता था। अब उसने सुधार भी किए हैं, कानूनी सुधार किया है, प्रशासनिक सुधार किया है। तो नेपोलियन का उदय कब हुआ था? 1799 में सत्ता पर कब्जा किया, 1804 में सम्राट घोषित कर दिया गया था नेपोलियन। तो 1804 में उसने कुछ सुधार किए, कानूनी सुधार और प्रशासनिक सुधार। तो यूरोप में इसका प्रभाव क्या पड़ा है? यूरोप में अब इसका प्रभाव क्या पड़ा है? कब्जे वाले क्षेत्र में सुधार कर दिया गया है यूरोप में, और राजनीतिक जागरूकता बढ़ा दी गई है। तो ये था हमारा टॉपिक, नेपोलियन बोनापार्ट और उसके सुधार। नेक्स्ट टॉपिक, चलो चलो देखिए, वियना कांग्रेस 1850 और 1850। तो देखिए, वियना कांग्रेस 1815 में वियना कांग्रेस आई थी, और इसके कंजर्वेटिव प्रतिक्रियाएं यानी एक्टिविटीज क्या थी? तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या था? वियना कांग्रेस क्या थी, क्यों आई है, किस लिए आई है, किस तरह से आई है, अभी पढ़ते हैं। तो देखो ये वाला टॉपिक, वियना कांग्रेस 1805 और कंजर्वेटिव प्रतिक्रियाएं यानी उसकी कंजर्वेटिव एक्टिविटीज क्या क्या थी। वियना कांग्रेस का मेन उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वियना कांग्रेस तो क्या था इसका? देखिए, नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता की स्थापना की गई है। जब नेपोलियन हार गया था, नेपोलियन के हार के बाद यूरोप में शांति, किस तरह से यूरोप में शांति की जाए और जो जितनी भी स्थितियां हैं उनको संभाला जाए, इसलिए वियना कांग्रेस यानी कांग्रेस का निर्माण हुआ था। अब उसके मुख्य निर्णय क्या थे? कांग्रेस बनी, उसने कुछ निर्णय भी लिए होंगे, क्यों बनी है, किस लिए बनी है, किस तरह से बनी है। तो देखो, मुख्य निर्णय क्या है इसके? पूर्व राज्यवंशों की बहाली की गई है, शक्ति संतुलन की नीति की गई है, राष्ट्रवादी आंदोलन का दमन, और कंजर्वेटिव एक्टिविटीज इसकी क्या थी? तो कंजर्वेटिव एक्टिविटीज इसकी क्या थी? परंपरागत राज्यतंत्रों की बहाली, एंड सेकंड वन इज क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारों का विरोध। तो यही था हमारा टॉपिक, वियना कांग्रेस 1859 और कंजर्वेटिव प्रतिक्रियाएं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस, इतने लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपका एक लाइक करने में कोई मेहनत नहीं लगती, ठीक है, फ्री में है, और आपके लिए वीडियो सेव हो जाएगी अगर आप एक लाइक कर देंगे तो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है 1839 और 1848। 1830 और 1848 की क्रांतियां। अब क्या थी ये क्रांतियां, क्यों थी, देखते हैं। 1830 की क्रांति, ये दो क्रांति हैं, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। 1830 की क्रांति क्या है? फ्रांस चांसलर 10 को हटाकर लुई फिलिप को राजा बना दिया गया था। अब देखो फ्रांस में क्या हुआ था, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे राज्य हैं ना। 1830 में क्या हुआ था, क्रांतियां हुई थी, बहुत सारी हुई थी, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देशों की, अलग अलग जगह की यहाँ पे क्रांतियां हुई हैं। तो बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में जो है, देखो, चांसलर जो था 10 था, उसको हटाकर लुई फिलिप, जो यहाँ पे लुई फिलिप है, इसको नाम को याद करो, लुई फिलिप को राजा बना दिया गया था। कहाँ? फ्रांस के अंदर, 1830 की क्रांति के अंदर। अब है बेल्जियम। बेल्जियम में नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की। बेल्जियम ने क्या किया? नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, इंडिपेंडेंस को प्राप्त हो गई थी। पोलैंड और इटली का क्या हुआ था? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लेकिन सफलता ही नहीं मिली। देखो, पोलैंड और इटली ने भी क्रांति का सोचा था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने भी, बट इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। किसको? पोलैंड और इटली को, 1830 की क्रांति के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1848। हमने अभी कंप्लीट किया 1830।
भाग जाता है ये भी उस। हाँ जी, तो हमने देखा 1830 की क्रांति हमने देख ली है, 1830 की क्रांति हमने देख ली। अब हम देखेंगे 1848 की क्रांति। पूरे यूरोप में व्यापक क्रांति हुई। देखो पूरे यूरोप में क्रांति इतनी ज्यादा व्यापक तरीके से हो गई थी, मतलब बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे क्रांति हुई है यूरोप के अंदर, जिसमें लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग उठाई थी। 3 चीजें पूरे चैप्टर में मेन है, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय का एकीकरण, या फिर बंधुत्व के लिए। तो 3 चीजें इस चैप्टर में। अब हमने 1830 की क्रांति में देखा कि कुछ राज्यों में, कुछ देशों में असर पड़ा था। अब देखो 1848 की क्रांति में क्या हुआ था। देखो फ्रांस में लुई फिलिप को हटाकर द्वितीय गणराज्य की स्थापना हो गई थी। अब हमने देखा था 1830 के अंदर फ्रांस में क्या हुआ था, चांसलर 10 को हटा के फिलिप को राजा बनाया गया था। अब 1848 में क्या हुआ, लुई फिलिप को भी हटा दिया गया, द्वितीय गणराज्य की स्थापना कर दी गई, यानी दूसरा गणराज्य बना दिया गया। इट्स अ वेरी मेन पॉइंट, कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है, क्योंकि तो कहीं लिख लोगे तो इजी रहेगा। 1830 और 1848 दो डेट से फ्रांस में क्या हुआ था, पहले चांसलर 10 को हटा के फिलिप को बना दिया गया था राजा, एंड देन क्या हुआ कि लुई फिलिप को भी हटा के द्वितीय गणराज्य की स्थापना कर दी गई थी। अब देखो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलन जिसमें से कई विफल रहे। अब देखो जर्मनी ने, इटली ने और ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रिया ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, देखो इन्होंने कई सारे आंदोलन किए थे, इनमें से कई आंदोलन के विफल हो गए, यानी कंप्लीट ही नहीं हो पाए। तो यही थी बस 2 क्रांतियां, 1830 की और 1848 की क्रांति, जिसमें कि फ्रांस में चांसलर 10 को हटा के फिलिप को बना दिया गया था, पहले लुई फिलिप को राजा बना दिया गया था, एंड देन फिर 1848 के अंदर क्या हुआ था, इसको भी हटा दिया गया था, लुई फिलिप को हटा के दूसरे गणराज्य की स्थापना करनी गई थी। बेल्जियम में स्वतंत्रता नीदरलैंड से प्राप्त कर ली गई थी, और पोलैंड में कोई भी इन्हें सक्सेस नहीं मिली, कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे ही 1848 की बात करी जाए तो जर्मनी और इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी कई आंदोलन इन्होंने करे थे, मिलकर करे थे, बट कई इनके जो आंदोलन थे वो विफल हो गए, कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब कई नहीं हो पाए, मैं ऐसे नहीं कह रही सारे ही नहीं हो पाए, कुछ इनके नहीं हो पाए सक्सेसफुल, बाकी इनकी सक्सेसफुल ही थे। देखो नेक्स्ट, इटली का एकीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है इटली का एकीकरण। हमने अभी तक फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी है, अब हम पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण। सो देखो यहाँ पे इटली का एकीकरण, देखो यहाँ पे इटली का एकीकरण, यहाँ पे देखो कुछ प्रमुख नेता, यानी मेन जो नेता थे यहाँ पे पॉलिटिशियंस, नेता ग्यूसेपे मैज़नी। ग्यूसेपे मैज़नी इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख नेता है। सेकंड नंबर पे है काउंट कैवोर, एंड थर्ड वर्ड इज गैरिबाल्डी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्यूसेपे मैज़नी का। तो युवा इटली आंदोलन के स्थापक हैं ये, जिन्होंने राष्ट्रवादी जागरूकता को बढ़ाया है, ग्यूसेपे मैज़नी। सेकंड है काउंट कैवोर, पिंडमॉन्ट एंड सिडनिया के प्रधानमंत्री, जिन्होंने राजनीतिक उपायों के एकीकरण में मदद की थी। अब है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी क्या है, देखो गैरिबाल्डी रेड शर्ट के नेता हैं, जिन्होंने सिसिली और नेपलस को मुक्त कर एकीकृत किया था। इसकी कुछ मुख्य घटनाएं भी हैं, देखो कुछ प्रमुख नेता यानी मेन इनके जो पॉलिटिशियंस है, तो इनकी कुछ घटनाएं भी होंगी यार, ठीक है। अब कुछ प्रमुख नेता है तो इनकी घटनाएं भी होंगी, किस तरह से होंगी देखते हैं आगे। देखो प्रमुख घटनाएं इनकी क्या थी, मुख्य घटनाएं, तो कैवोर फ्रांस की मित्रता, कैवोर जो हमने काउंट कैवोर पढ़े थे, उनकी फ्रांस के साथ फ्रेंडशिप, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध किया गया था, और उत्तरी इटली का एकीकरण, जो उत्तरी इटली थी, नॉर्थ इटली का एकीकरण हो चुका था। नेक्स्ट है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी का दक्षिणी इटली में योगदान क्या था। अब सिसिली और नेपलस को मुक्त करके इटली का बाकी हिस्सा अपने में मिला लिया था इन्होंने, इन दोनों सिसिली और नेपलस को मुक्त करके इटली में मिला दिया था, इटली के बाकी हिस्सों में मिलाया था। अब 1861 में एकीकरण हो चुका था, जिसमें विक्टर
एमनुएल सेकंड को इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एमनुएल सेकंड को इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। तो यही थी इटली की क्रांति। अभी हमने पढ़ी थी उससे पहले फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। अब हम पढ़ रहे हैं इटली की क्रांति, आगे हम पढ़ेंगे जर्मन की क्रांति। तो हमें यहाँ पे अपने प्रमुख नेता पता चल गए हैं, गिउसेppe मैज़नी, काउंट कैवोर एंड गैरिबाल्डी। अब मुख्य नेता है तो इनकी घटनाएं भी थी। कैवोर ने फ्रांस के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली में योगदान किया था और 1861 में एकीकरण हो गया था, जिसमें कि इटली का जो राजा था, जो किंग ऑफ इटली बना था, वो था विक्टर एमनुएल सेकंड। तो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। खुल जा सिम खुल जा। तो देखो जर्मनी का एकीकरण। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे फ्रांस की क्रांति पढ़ ली, तो हम पढ़ेंगे जर्मनी की क्रांति। इससे पहले हमने पढ़ी थी इटली की क्रांति। अब हम पढ़ रहे हैं जर्मनी की क्रांति। सेम इसमें भी कुछ प्रमुख नेता हैं, कुछ मुख्य घटनाएं। जब नेता होंगे तो उनकी घटनाएं भी होंगी, है ना। तो ये है जर्मनी का एकीकरण। अब देखो कुछ प्रमुख नेता हैं तो उनकी घटनाएं भी होंगी। तो इनके नेता कौन से हैं? ऑटो वॉन बिस्मार्क। इनका पूरा नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि पर्शिया के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आयरन और ब्लड की नीति के माध्यम से एकीकरण किया था। अब देखो प्रमुख नेता है तो मुख्य इनकी घटनाक्रम भी होंगे। तो देखो डेनमार्क का युद्ध था वो 1864 में हुआ था। स्लेस्विंग और होल्स्टीन के नियंत्रण के लिए हुआ था। ऑस्ट्रिया और पर्शिया का युद्ध हुआ था, जिसमें 1866 में उत्तरी जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब देखो फ्रांस और पर्शिया का युद्ध, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एरर है। सो देखो फ्रांस और पर्शिया का युद्ध हुआ था 1870 और 71 के बीच, जिसमें दक्षिणी जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, 1871 में एकीकरण। विलियम्स फर्स्ट को जर्मनी का साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया था। जो विलियम फर्स्ट हैं उनको जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1871 में एकीकरण में क्या था? विलियम्स फर्स्ट को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया था। और इटली में क्या था? इटली में एम्युएल सेकंड को इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। इसी तरह जर्मनी में विलियम्स फर्स्ट को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया था। बहुत इजी है, कंफ्यूज मत होना। सो नोट्स बना रहे हो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी देर की हो रहा है। देखो बाल्कन क्षेत्र और उसका राष्ट्रीयवाद क्या है। अब बाल्कन क्षेत्र और उसका राष्ट्रीयवाद। अब बाल्कन क्षेत्र क्या है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। अब ये क्या है और उसका राष्ट्रीयवाद, अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो बुक खोलोगे तभी तो पता चलेगा क्या है। जब आपने बुक ही नहीं खोली होगी, सिर्फ डायरेक्ट नोट्स पढ़ रहे होगे ना, तो कुछ नहीं समझ आने वाला। बट आ जाएगा समझ, क्योंकि नोट्स डिटेल है। बुक भी खोलो साथ में, बहुत अच्छे से आ जाएगा। छोड़ो, बैक टू द टॉपिक। बाल्कन क्षेत्र की विविधताएं। बाल्कन क्षेत्र क्या है, इसकी विविधता क्या है? विविधता मींस की अलग अलग विभिन्न चीजें। बाल्कन क्षेत्र क्या है? जिसमें विभिन्न जातियों और समूह का क्षेत्र। देखो यहाँ पे डेफिनेशन, इसकी छोटी सी डेफिनेशन और इसका मीनिंग भी हो गया यहाँ पे। तो बाल्कन क्षेत्र क्या है? बाल्कन क्षेत्र है, तो जो बाल्कन क्षेत्र है वो है विभिन्न जातियों का समूह। देखो बहुत सारी जातियां जाऊंगी, उसका एक समूह होगा, उसी क्षेत्र को हम कह देंगे बाल्कन क्षेत्र। ठीक है, अब उसमें राष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ? अब विभिन्न जातियों का समूह है और उसका क्षेत्र बन चुका है, तो उसे हमने नाम दे दिया बाल्कन क्षेत्र। तो देखो बाल्कन क्षेत्र की बात है, बाल्कन क्षेत्र पर चल गया। देखो जहाँ पे बहुत सारी जातियां होंगी, उनका समूह होगा, उनका ग्रुप होगा, उसे हम कह देंगे बाल्कन क्षेत्र। अब देखो पैन-स्लाविज्म कौन है? देखो स्लाविक लोगों की एकता और स्वतंत्रता का आंदोलन उन्होंने किया था। संघर्ष और उसके युद्ध, स्ट्रगल और उनका युद्ध, वॉर। ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच
रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच संघर्ष। ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच एक तो इनका तनाव चल रहा था और दूसरा रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच इनका संघर्ष यानी स्ट्रगल बहुत ज्यादा चल रहा था। अब आ गया प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1917 में हुआ था, बालगंज क्षेत्र में बहुत ज्यादा तनाव आ चुका था और राष्ट्रवादी संघर्षों ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि की तैयारी की। अब देखो युद्ध किस किस के बीच में चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के बीच, रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था। तो इसी के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1917 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे हो चुका था। इससे बाल्कन क्षेत्र का क्या कनेक्शन था, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस यानी तनाव हो चुका था। राष्ट्रवादी संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि की तैयारी की गई थी। अब जो हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, हमने कंप्लीट कर लिया। देखो लास्ट टॉपिक निष्कर्ष, जो इस चैप्टर का कंक्लूजन हम कह सकते हैं, बस यही टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर खत्म है। देखो निष्कर्ष, इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद ने यूरोप और विश्व के व्यापक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन किए। अब जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो हमने देखा था सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंज आए थे। देखो व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक, व्यापारिक दैट मीन्स इकोनॉमिकल चेंजेस, राजनीतिक पॉलिटिकल चेंजेस एंड सामाजिक यानी सोशल चेंजेस। इसमें नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ, मतलब कि जो औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ, जैसे कि चांसलर 10 की जगह लुईस फिलिप आ गया था। लुईस फिलिप को हटा के भी फिर दूसरे गणराज्य की स्थापना कर दी गई थी। अब है आधुनिक राष्ट्रवाद। देखो एक टॉपिक इसका कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक खत्म। इसके बाद आधुनिक राष्ट्रवाद आज भी एक प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक ताकत है जो कि वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है। तो ये था आधुनिक राष्ट्रवाद। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो यही थी हमारी चैप्टर नंबर हमारा जो था ये था फर्स्ट, अध्याय 1, जो कि था हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, अध्याय नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।